हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसआरबी मैथमेटिक्स पे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम कर रहे थे प्रश्नावली 4.2। इसके पहले का हमने सारा का सारा उदाहरण कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न दो घात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि मैंने आपको उदाहरण की सहायता से समझाया था, तो इसमें भी आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन की सहायता से इस सबको समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है और यहाँ पे जो माइनस 10 है, इन सबका आपस में गुणा कर लेते हैं। जो आता है जैसे इसका इसमें गुणा करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ पे माइनस का 10 है, तो इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा माइनस 10 में कितना आएगा, माइनस का 10। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच का माइनस 3 है, इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे, माइनस 3 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि वो गुणा करने पर माइनस 10 आ जाए, और जो जोड़ने या घटाने को कितना आ जाए, माइनस का 3 आ जाए। ठीक है। तो जोड़ने या घटाने पे माइनस 3 आ जाए, गुणा करने पर माइनस का 10 आ जाए। तो माइनस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 3 को हम लिख सकते हैं माइनस का 5 प्लस का 2। ठीक है। इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3, और जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। तो हम माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 5 प्लस 2। ठीक है। बस ये चीज आप सीख गए, आप गुणनखंड विधि सीख गए। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 एक्स प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0। एक्स हमने लगा दिया क्योंकि एक्स लगा हुआ था। ठीक है। तो माइनस 3 की जगह पे हम इतना किए हैं। ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 5x है, तो एक्स स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे x माइनस 5 हो गया। यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे x था, तो यहाँ से x एक ले लिया, यहाँ से एक x ले लिया, तो यहाँ पे एक x जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे x बचा, फिर माइनस का यहाँ पे 5 बच गया। फिर इन दोनों में देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे माइनस का 5 10 है, तो 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे। जब 2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और जब यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो माइनस का 5 बच जाएगा। ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये एक पद है और ये एक पद है, इन दोनों में हमें x माइनस 5 दोनों जगह दिखाई दे रहा है, तो हम x माइनस 5 को बाहर ले लेंगे। तो x माइनस 5 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो x माइनस 5 बाहर आ गया, और जब यहाँ से x माइनस 5 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, x, तो ब्रैकेट में x, और जब यहाँ से x माइनस 5 यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 2 बराबर का 0। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड। अभी तक हमने क्या किया, गुणनखंड किया। अब हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको शून्य के बराबर कर देंगे, फिर एक बार इसको शून्य के बराबर कर देंगे। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 5। ठीक है। एक मूल हमारा क्या हो गया, x बराबर 5। अब दूसरी बार क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। तो दूसरा मूल हमारा क्या हो गया, माइनस का 2। तो अतः दोनों मूल हमारे क्या हो जाएंगे, अतः दोनों मूल पांच और माइनस 2। यही बोला था ना हमारा, क्या बोला था कि गुणनखंड विधि से निम्न दो घात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो दोनों मूल हमारे 5 और माइनस 2 होंगे। तो इसका आंसर जो हो गया 5 और माइनस 2। क्लियर है इतना। तो इसका आंसर क्या हुआ, 5 और माइनस 2। ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं।
चलिए देखिए, यहां से इसको सॉल्व करते हैं। 2x² + x - 10, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा 2x² + x - 10, 2x² + x - 10 = 0। तो अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, x² के गुणांक यानी 2, और यहाँ पे जो लास्ट में इसको c बोलते हैं ना, हम जब अगर यहाँ से देखिए ax² + का bx + c = 0, ये हमारा 2 का समीकरण का मानक रूप है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a और c का आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। तो a हमारा क्या है, a हमारा है 2, c हमारा क्या है -10, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आपस में गुणा करते हैं। ये हम चेक करने के लिए करते हैं, वैसे करते नहीं है, इसको समझने के लिए करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -20। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1। 1 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे, 1 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -20 आ जाए और जोड़े या घटाए तो 1 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, 1 को जोड़े या घटाए तो 1 आ जाए, गुणा करें तो 20 आ जाए, माइनस का वो भी। तो यहां से हो जाएगा 5 गुणे -4। देखिए गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा, गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा -20, और जब 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो यानी हम 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 5 - 4 = 1, ठीक है। तो 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x² + 5 - 4 × x - 10 = 0। आप चाहे तो 1 की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, या फिर डायरेक्ट x का गुणा करके लिख सकते हैं। अब एक टर्म और बनेगी यहाँ पे x का अंदर गुणा करने पर, तो 2x² + का 5x - का 4x - का 10 = 0, ठीक है। ये चीज समझ में आई, x का अंदर गुणा कर दिया। तो यही चीज हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 5x - का 4x, डायरेक्ट इस लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई, 1 की जगह हमने 5 - 4 लिख दिया, फिर अंदर गुणा कर दिया। सेम वैसे यहाँ पे कर दिया था कि -5 की जगह पे हमने क्या लिख दिया था, यहाँ पे -3 की जगह पे हमने लिख दिया था -5 + 2। यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं बनाया, डायरेक्ट x का मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, देखिए प्लस -5 + का 2 × x। जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +-5x + का 2, और प्लस का अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस का 5x, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस का 2x। तो ये वाली टर्म हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी थी, ठीक है। ये चीज अब समझ में आ गई होगी आपको। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें अब देखिए यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 5x है, तो x दोनों जगह है, x कॉमन कर लेंगे, x उभयनिष्ठ है दोनों जगह, तो x बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे x जब बाहर आ गया तो 1x बचा, 2x² था तो 2x बच जाएगा, और यहाँ पे 5x था तो x बाहर ले लिया तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे भी क्या है माइनस, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस आ गया कॉमन, बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 भी कॉमन कर लेते हैं। बचा क्या हमारा, माइनस कॉमन हो गया, माइनस यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे प्लस बचा, और यहाँ पे 2 है तो 2 से जब इसमें यहाँ पे इसको 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, 1 2 बचा, और x है तो x भी बच गया, और यहाँ से 1 2 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे प्लस का 5, क्योंकि माइनस तो पहले से यहाँ पे आ गया था। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 और 5 × 10, ये 10 लिख के या 5 × 10। तो हमने इसलिए तोड़ा क्योंकि आपको समझ में आ जाए। जैसे यही था हमारा 4x - का 4x - 10 = 0, ठीक है। इसको हमने कैसे यहाँ से -2x कॉमन किया, मैं ये आपको सिखा रहा हूँ। माइनस का 2 यहाँ से कैसे कॉमन हुआ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए इसको हम लिख सकते हैं -2 × 2 × x, -5 × 2, ठीक है। ये चीज समझ में आई।
अब जो जो इसमें है, जो जो इसमें है उसको बाहर लेना है, उसी को बोलते हैं वेनिस्ट करना। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 ले लिया, इसका अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है, इसका अस्तित्व खत्म हो गया जब 2 बाहर आ जाएगा। तो अब क्या बचा, माइनस माइनस, तो यहाँ पे जो बचा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, हमने बाहर ले लिया और 2 भी बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x ले लिया। जब माइनस माइनस दोनों जगह था उठा के यहाँ पे कर लिया, तो बचा क्या, प्लस, और यहाँ पे बचा क्या, 5। बस यही चीज हुआ है और कुछ नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से कैसे कॉमन लिया वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आते हैं, तो 2x + 5 और 2x + 5 यहाँ पे भी है। तो 2x + 5 2x + 5 दोनों जगह है। जब दोनों जगह चीजें होती हैं तो वाइनिस्ट कर लेते हैं, वो ध्यान रखना, बस गुणा में होनी चाहिए। जैसे x के गुणा में 2x + 5 है, यहाँ पे 2 के गुणा में 2x + 5 है, तो ये वाला पूरा पद यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसको जो है यहाँ से दोनों जगह से उठा के एक जगह लिख सकते हैं। तो 2x + 5, जब यहाँ से 2x + 5 यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, x, और बीच में क्या है, माइनस माइनस 2, और ये वाला पूरा टर्म तो यहाँ पे आ गया था। अच्छा, ये चीज दोनों जगह से जब लेंगे वेनिस्ट, तो एक ही बात यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, गुणनखंड तो हमने कर लिया, ये हमारा हो गया गुणनखंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 2x + 5 = 0। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा 5 को उस साइड भेज देंगे, तो 2x = -5, क्योंकि प्लस है, पक्षांतर कर देंगे तो उस साइड चला जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 2 को नीचे भेज देंगे, -5/2। एक तो हमारा ये मूल प्राप्त हुआ। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं, x - 2 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो हमारे पास दो मूल, एक तो -5/2 और दूसरा हमारा क्या है, 2 है। तो 2 मूल हमें प्राप्त हो गए, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, क्या आता, दोनों मूल हमारे ये हैं। अब चलते हैं, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये भी हो गया, तो ये हमारा दूसरा था, ये हमारा पहला था। अब हम चलते हैं तीसरे पे। देखिए तीसरा हमारा क्या है, √2x² + का 7x + का 5√2 = 0। ठीक, क्लियर कितनी चीजें, कैसे हुआ, √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे, c का गुणा, मानक समीकरण में यहाँ पे c होता है, यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है ना, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 5√2 × √2। अच्छा, ये चीज मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताई थी। इस सीरीज के मतलब ये जो दोघात समीकरण का जो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, जब उसमें आपको पहले लेक्चर में शायद आपको बताया था कि √2 × √2 कितना होता है, 2। ये चीज मैंने आपको बताई थी, √2 का गुणा √2 में करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, √2 का गुणा √2 में करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, और 5 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ये चीज समझ में आई आपको, ये चीज समझ में आई कैसे हुआ, मैंने आपको बताया था कि √2 का गुणा √2 में समान अपरिमेय संख्या हो और √2 में अंडर रूट में हो, जैसे √3 × √3 तो 3 होगा, √4 × √4 तो 4 होगा, √10 × √10 तो कितना होगा, 10 होगा। सेम ऐसे ही √2 × √2 तो कितना होगा, 2 होगा। जो समान अपरिमेय संख्या हो तो उनका जब आपस में गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी, उसके अंडर रूट में जो संख्या रहती है वो प्राप्त हो जाती है। जैसे √3 × √3 तो 3। अब ये अपरिमेय संख्या, लेकिन सॉरी ये कहना गलत होगा कि समान अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे भी ये 4 है तो कोई भी संख्या हो सकती है। ये गलत कहना होगा कि अगर समान अपरिमेय, आप उसको छोड़ दीजिए, वो मैंने गलत स्टेटमेंट बोल दिया। आप जो है बस इतना ध्यान रखिए कि जब समान संख्या हो
और अंडर रूट में हो और उसका आपस में गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 कितना होगा 2, अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 4 तो कितना होगा 4। ठीक है, मैंने किया सही था, बस गलत बोल दिया मुझसे। ठीक है, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो यहां से मैंने इसका गुणा इसमें कर दिया, 5 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 10। अब हम 7 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करें तो कितना आए 10 आए, जोड़े और घटाए तो कितना आ जाए 2 + 5 7 हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। तो यहाँ पे हम 7 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 + 5। ये चीज समझ में आई। 7 को हम 5 और 2 लिख सकते हैं, इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। क्योंकि माइनस का यहाँ कुछ खेला है नहीं तो यहाँ पे माइनस हम करेंगे नहीं। ठीक है, अंडर रूट 2x² प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 = 0। क्लियर इतनी चीजें? कैसे हुआ ये? सबसे पहले क्या किया, इसका इसमें गुणा किया, जो आया इसको हमने तोड़ा, इस प्रकार तोड़ा कि गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए और जोड़ दे तो इसके बराबर आ जाए। देखिए 2 और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, या फिर इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए 2x × 5x तो 5 दूना 10 x गुणे x², तो 10x² आ गया इन दोनों का गुणनफल। और इसका आपस में गुणा करेंगे तो 10x² आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7x आना चाहिए। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, x है तो x ही, ठीक 7x आ गया। क्लियर इतनी चीजें समझ में आई? अब क्या करेंगे यहाँ से, अभी मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 कितना होगा 2 के बराबर होगा, तो इसको आप नोट रखिएगा। अब देखिए यहाँ से अंडर रूट 2x² प्लस का, अब अंडर रूट 2 सॉरी यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x के 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। क्लियर इतनी चीजें समझ में आई? अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है, दोनों को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। अंडर रूट 2 बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे भी x है, तो x भी बाहर हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे अंडर रूट 2 बाहर हो गया, x बाहर हो गया, तो एक x बचा। और यहाँ से अंडर रूट 2x बाहर हो गया तो क्या बचा प्लस का अंडर रूट 2। अब इसमें इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो इन दोनों में जो है 5 कॉमन है, तो बचा क्या यहाँ से 5 आ गया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ से जो है 5 बाहर आएगा तो कितना बचेगा अंडर रूट 2 बराबर 0। क्लियर इतनी चीजें? अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में ये एक पद है और ये एक पद है, इन दोनों में x प्लस अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2 दोनों जगह है, तो इसको उठा के कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो x प्लस अंडर रूट 2 यहाँ से उठा के बाहर कर लिया, जब यहाँ से लिया तो कितना बचा अंडर रूट 2x और यहाँ से जब लिया तो कितना बचा 5 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 जब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का अंडर रूट 2। एक मूल हमारा ये हो गया। और दूसरा जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 2x बराबर 5 को जो है उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और x बराबर माइनस का 5 बटे अंडर रूट 2। तो ये हो गया हमारा दूसरा मूल। ठीक है, तो इसके जो है दो मूल प्राप्त हो गए, एक माइनस अंडर रूट 2 और एक x बराबर हो गया माइनस का 5 मानवे अंडर रूट 2। अच्छा, अंडर रूट 2 को नीचे से चाहें तो आप हटा भी सकते हैं, कैसे अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करके, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस का 5 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 कितना होता है 2। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एक मूल हमारा ये हो गया, एक मूल हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक कोई भी चीज ना समझ में आई हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, अब इसकी बारी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ से उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो 2x² माइनस का x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह से आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन दिख जाए और गुणनखंड करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पे बटे दिखाई दे, जैसे यहाँ पे 1/8 है तो 8 से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 1/8 दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले 8 से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। तो कर दीजिए, समीकरण में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर, जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे 2 x² माइनस का 8 x प्लस का 8 गुणे 1/8 बराबर 0 गुणे 8 पूरे समीकरण में। तो दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 16x² माइनस का 8x और ये प्लस का 8 से 8 कैंसिल तो 1 बचा बराबर 0 में 8 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा समीकरण जो है इस रूप का बन गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग और x को x के वर्ग के रूप में लिखा है तो 4x को अगर हम इस तरह से लिखते और माइनस का 2 गुणे 4x प्लस का 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो आपको कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि a² माइनस का 2ab प्लस का b² बराबर 0। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, यही ना होता है a² माइनस का 2ab प्लस का b²। यहाँ पे a² माइनस का 2ab, ab मतलब यहाँ पे गुणा 1 भी कर सकते हैं, 1 2ab हो गया प्लस का b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो आप इसको जो है कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को मैंने इस तरह से लिख दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये आपने पढ़ भी रखा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है सरसम क्या होती है कि a² माइनस का 2ab प्लस का b²। तो वैसे ही ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² माइनस का 2ab, a हमारा क्या हो गया 4x, b हमारा क्या हो गया इनटू में 1 है। वो ना लिखे बराबर बात रहती है। जैसे 4x लिखा है उसमें 1 का गुणा रहता है, आप इसको लिखे या ना लिखे। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं 4x माइनस b का स्क्वायर, b मतलब 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करेंगे, 4x माइनस 1, अच्छा यहाँ पे जैसे x² लिखा रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे x ना। वैसे ही हमारा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 4x बराबर क्या हो जाएगा, इसको एक बार उठा के साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और 4 को नीचे तो x बराबर 1/4। ठीक है, सेम इसी तरह इसको भी कर देंगे 0 के बराबर। तो 4x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/4 आएगा। सेम वही चीज तो है ना, 1/4 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों मूल हमें प्राप्त हुए और दोनों मूल क्या है, समान है। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर आ गया 1/4। दोनों मूल क्या है, समान है। तो यहां से हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसको, जैसे इसको हमने तोड़ा था सेम वैसे इसको भी तोड़ेंगे। देखिए आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं, तब तक आप जो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। मैं साइड में कर लिया। अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 100x² माइनस का 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम 10 का वर्ग लिख सकते हैं इनटू में x² माइनस का 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 गुणे x गुणे 1 प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0।
अब यहाँ पे जैसे 10 का वर्ग है, x का वर्ग है, तो हम 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे माइनस का 2 गुणे 10 गुणे x गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर है बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab, आप यहाँ पे 10x हमारा a हो गया, आप इसको गुणा में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 10x हो गया और ये हमारा b हो गया और प्लस में b स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10x और माइनस बीच में है तो माइनस और 1 का वर्ग यानी 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको ये कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा होगा, तो उसी बेस पे हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। कैसे किया, यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स, तो वैसे 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे तो यहाँ से 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे 10x बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो जब उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाता है प्लस, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/10, एक मूल हमारा क्या प्राप्त हुआ 1/10। वैसे यहाँ पे 10x माइनस 1 बराबर 0 है, एक को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो 10x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो दोनों मूल हमें क्या हुए प्राप्त हो गए हैं और दोनों मूल क्या है समान है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए नहीं है क्योंकि वो मैंने आपको सॉल्व कराया है, तो वहाँ पे जो इक्वेशन बनी थी क्वेश्चन नंबर 2 में, उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि उदाहरण 1 सॉल्व कीजिए, तो उदाहरण 1 में मैंने आपको सॉल्व कराया था, तो वहाँ पे इक्वेशन बनी थी, समीकरण बने, द्विघात समीकरण, उस द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे ही सॉल्व करना जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व कराया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, ठीक है। इसको छोड़िए 1 मिनट के लिए, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास दो संख्याएं हैं जिनका योग 10 है, ठीक है, मेरे पास दो संख्याएं हैं जिनका योग 10 है, तो अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास पहली संख्या जो है वो 5 है, तो आप क्या बोलेंगे कि दूसरी संख्या क्या होगी। अगर मैं आपसे पूछूं दूसरी संख्या क्या होगी तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर दूसरी संख्या क्या होगी 5 होगी, ठीक है, तभी ना 5 और 5 कितना होगा 10 होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि पहली संख्या जो है 4 है, तब क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे क्या बोलेंगे आप कि दूसरी जो होगी वो हमारी 6 होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं पहली संख्या 7 है तो दूसरी क्या होगी, दूसरी आप बोलेंगे 3 होगी। तो 3, 5 और 6 कैसे प्राप्त हुआ, आपने 10 में से 7 घटाया तभी तो 3 प्राप्त हुआ, 10 में से 5 घटाया तभी तो 5 प्राप्त हुआ, 10 में से 4 घटाया तभी तो 6 प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से आप एक संख्या अगर एज्यूम कर लें तो दूसरी संख्या क्या होती है, बड़ी जो संख्या योग रहता है उसमें से घटाने से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपसे कह दिया कि पहली मान लो 7 है तो दूसरी क्या होगी 10 माइनस 7। अब यहाँ पे संख्याएं थी तो आपने सॉल्व कर लिया, अगर यहाँ पे संख्या ना होगी, अगर यहाँ पे x होता तब तो आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमारी संख्या क्या हो जाती, यही हो जाती, ठीक है। तो 3 के बराबर, अब यहाँ पे 7 था तो 7 10 में से 3 घटा दिए तो 10 में से 7 घटा दिए तो 3 आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे x होता तो आपकी यही संख्या हो जाती है। ये चीज समझ में आई। जैसे यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 5 न दिया होता, मान लिया y दिया होता, तो दूसरी संख्या क्या होती 10 माइनस y हो जाती, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 ना दिया होता, अगर z दिया होता तो क्या होता, तो अगर पहली संख्या आपकी जगह z दिया होता और इनका योग 10 होता, तो आप दूसरी संख्या क्या बोलते हैं 10 माइनस z,
आप इनका योग करेंगे तो जब इनका योग करेंगे तो 10 ही आएगा। देखिए 10 माइनस जेड प्लस का जेड बराबर जो है 10, तो ये कट जाएगा तो 10 आ गया। ठीक है, ऐसे होता है। तो मैंने ये आपको किस लिए बताया, अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एज्यूम करेंगे, मानेंगे, जैसे यहाँ पे दो संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी क्या है, x है। क्या है, माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है। तो दूसरी क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 होगी। 27 माइनस x होगी, सॉरी 27 माइनस x होगी, क्योंकि इन दोनों का योग क्या दिया है, 27 दिया है। और मैंने अभी आपको बताया जैसे दो संख्याओं का योग 10 है, उसमें से एक संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी, 10 माइनस x होगी। इसमें से घटाने से प्राप्त होती है, क्योंकि इन दोनों का योग क्या है, 10 है। अब इनको जोड़ देंगे तो x से x कैंसिल, बचा क्या, 10। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 10 हो गया। तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे हुआ, ये आपको समझ में आया। 27 माइनस x कैसे हुआ, क्योंकि इन सबका योग क्या था, 27 था। ठीक है, 27 माइनस x हमारी दूसरी संख्या। अब क्या बोला है कि और इनका गुणनफल कितना है, 182। तो इनका गुणनफल कितना है, दिया है गुणनफल कितना दिया है, x इंटू एक्स सॉरी 27 माइनस x, 27 माइनस x कितना दिया है, 182। इन्हीं दोनों का गुणनफल तो 182 दिया है, तो बस इन दोनों का गुणा करके 182 के बराबर कर दिया, और कुछ नहीं करना था। अब क्या करेंगे, x का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27x, और यहाँ पे जब x का गुणा x में तो होगा x स्क्वायर बराबर 182। इसको उठा के इस साइड लेके चलते हैं इन सबको, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 0। जब यहाँ से उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। अब x स्क्वायर को उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का है तो उस साइड जाएगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। और इधर प्लस का 27 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 27x हो जाएगा, और इधर तो प्लस 182 है ही। अच्छा, आप इसको चाहे तो आप इस साइड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सॉल्व करिए, कैसे करेंगे, 182 का गुणा x स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, x स्क्वायर के गुणांक में, यानी 1 में 182 का गुणा करेंगे तो 182। अब माइनस 27 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर 182 आ जाए। तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे, तो यहां से 182 का, अच्छा एक सेकंड, अगर इसको यहाँ पे 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 13 माइनस 13 गुणे माइनस 14। इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस गुणे माइनस कितना होगा, प्लस, और 13 का गुणा 14 में करेंगे तो कितना आएगा, 13 चौके 52, और 13 5 18 182। ठीक है, ये हो गया प्लस का 182। अगर इसको जोड़ेंगे आपस में तो माइनस का 27 भी आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 27 भी आ जाएगा। तो हमें मिल गया माइनस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 13 और माइनस 14। ठीक है, माइनस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 13 और माइनस 14। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स माइनस का 13 एक्स प्लस का 182 बराबर 0। तो यहाँ से x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x जो है कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 14, और यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लेंगे, और 13 कॉमन, माइनस 13 जो है कॉमन कर लेंगे, तो माइनस 13 जब बाहर होगा तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे जब यहाँ से जब माइनस यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस, और जब 13 से 182 में भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बराबर 0। आप लगा के देख लीजिएगा, 13 से 182 जब भाग लगाएंगे तो 14 बचेगा। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो चीज यहाँ आएगी वही चीज यहाँ भी आएगी,
ये आप पूरे गुणनखंड में देख लीजिएगा, जो चीज यहाँ आएगी वही चीज यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिएगा कि जो चीज यहाँ पे आएगी वही चीज यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्योंकि गुणनखंड करना है तो यहाँ से यहाँ पे देखिए x माइनस 14 और यहाँ पे भी x माइनस 14 दोनों क्या सेम है, तो x माइनस 14 यहाँ पे भी, यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा और यहाँ से भी, तो मतलब इन दोनों से x माइनस 14 बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे x और माइनस का 13 बराबर 0। तो यहाँ से एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो x बराबर x माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 14। ये हो गया हमारा पहला मूल यानी पहली संख्या। और यहाँ से जब x बराबर x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 13। ये हो गया हमारा दूसरी संख्या, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। अच्छा, इन दोनों को आप जोड़िए, देखिए क्या 27 आता है, 27 आता है, देखिए जोड़ के 13 14 कितना होता है 27, और गुणा करिए देखिए 182 आता है, तो गुणा करने पर 182 आता है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी संख्याएं हैं वो सही है। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन अच्छा लगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा आपको, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है कि दो क्रमांक धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है। चलिए देखते हैं। तो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, ये आपको पता है। जैसे 3 लिख दिया जाए, अब इसकी क्रमागत संख्या क्या होगी 4 होगी, इसकी क्रमागत संख्या क्या होगी 5 होगी, इसकी क्रमागत संख्या क्या होगी, क्रम से आने वाली संख्या क्या होगी 6 होगी। तो एक उसमें जोड़ दिया जाए तो उसकी क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे 3 में एक जोड़ दिया जाए तो 4, 4 में एक जोड़ दिया जाए तो 5, और 5 में एक जोड़ दिया जाए तो 6। तो क्रमागत संख्याएं एक जोड़ने से प्राप्त हो जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आई आपको। चलिए देखिए, कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। तो माना पहली संख्या या पहला धन पूर्णांक दिया तो पहला धन पूर्णांक x है। ठीक है, मान लिया पहला धन पूर्णांक x है, तो क्रमागत संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया कि एक जोड़ दिया जाता है। तो दूसरी क्रमागत, तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1 होगा। ठीक है, पहला x है तो उसकी क्रमागत संख्या x प्लस 1 होगी। अब कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब भाग 2 कर दें, वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग करने पर, क्वेश्चन में जो बोला है वही करना है और कुछ नहीं करना है, सरल है, बहुत इजी, कुछ नहीं करना है। करने पर अभी देखिए आंसर कैसे आता है। अब इनका वर्ग कर दें, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला कितने लोगों को पता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है ना, सेम उसी पे इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 into x into 1 is equal to 365। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है भाई कैसे हुआ। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b मतलब 1। ठीक है, a प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूले पे इसको तोड़ दिया, उससे उस पे तोड़ा।
अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 1 है तो प्लस का 1, और 2x 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x हो जाएगा ये, और इधर 365 है, 365 की जगह 356 हो गया। ठीक है, इसको उठा के इस साइड लेके आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 365। अच्छा इधर पॉजिटिव है, उठा के जब इस साइड लेके आएंगे बराबर के तो इसका चिन्ह क्या बदल जाएगा, इसका चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज? अब क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस, अब जब 365 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 364 बराबर 0। बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा डाल लेते हैं। अब देखिए 2 से अगर सब में भाग लगा दें, 2 से सब में भाग लगा दें, यहाँ पे लिख दें 2 से भाग लगाने पर, क्योंकि 2 हम देख रहे हैं सब में 2 है, अगर इसमें 2 से भाग लगाएं, इसमें 2 से भाग लगाएं, इसमें 2 से भाग लगाएं तो कट जाएगा, तो हम 2 से भाग लगा देते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 से भाग लगाने पर, भाग लगाने पर, भाग लगाने पर यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई 2 से भाग लगाने पर। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, जब इसमें 2 से भाग लगाएंगे बटे 2 होगा, बटे 2 होगा, बटे 2 होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2, इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, इसको अभी हम लिख लेंगे, या ऐसे लिखना नहीं है, इसको लिखना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिख दिया हो गया, 2 से भाग लगा देते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 बचेगा ना, 2 से 2 भाग लगाएंगे कट जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो 1 एक्स स्क्वायर लिखें या एक्स स्क्वायर लिखें बात बराबर है। सेम वैसे यहाँ पे भी चीजें समझ में आ रही भाई, प्लस एक्स माइनस माइनस, अब इसमें भाग लगाएंगे तो कितना है, 2 का 2, 2 8 16, 2 दूना 4 बराबर 0। अच्छा यहाँ पे उसके पहले वाला क्वेश्चन जो था सेम नहीं दिख रहा है, अच्छा वहां पे बस यहाँ 27 था, बाकी सब सेम था। तो अच्छा यहाँ पे देखिए अब -182 है, इसका गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में जब करेंगे तो कितना आएगा, -182, और यहाँ पे 1 है, 1 को हमको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़े और घटाएं तो 1 आए और गुणा करें तो -182 आए। ऐसी कौन सी संख्याएं मिलेंगी, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं ऐसा, तो हम लिख सकते हैं 1 की जगह पे लिख सकते हैं हम 14 माइनस 13। अभी हमने देखा था कि 14 और 13 का गुणा कर रहे थे तो 182 आ रहा था, अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस 13 गुणे 14 कितना होता है, 182 हो गया। अब 14 में से 1 जाए, 14 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। कोई पॉजिटिव, इसका चिन्ह क्यों पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है और बड़ी संख्या का चिन्ह जो है लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई कैसे हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिख सकते हैं प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। कैसे हुआ, अच्छा 14 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 1x, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे x है तो x वेनिस्ट, तो x प्लस 14 और माइनस का 13 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो x और माइनस यहाँ से माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस और यहाँ पे बचेगा 14। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए x प्लस 14 यहाँ से, तो यहाँ पे बचा x माइनस का 13 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर x माइनस 14 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, x बराबर माइनस का 14। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेते हैं तो x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा x बराबर क्या होगा, 13। ठीक, x बराबर 13, चलिए दिख रहा है आपको। तो यहाँ से जो है माइनस का जो 14 प्राप्त हुआ इसको नहीं लेंगे। ठीक, इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो यहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि धन पूर्णांक,
और ये हमारा ऋण पूर्णांक है, तो इसको तो नहीं लेंगे, तो x बराबर क्या होगा हमारा 13 होगा। x बराबर क्या होगा हमारा 13 होगा। तो पहला पूर्णांक तो हमारा 13 और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं x + 1, तो x + 1 यानी 13 + 1 बराबर 14। तो दूसरा पूर्णांक हमारा कितना होगा 14 होगा। अच्छा, इन दोनों को आपस में गुणा करके देखिए कितना आता है, 365 आएगा। अच्छा सॉरी, वर्गों का योग करना है, इनका जो वर्ग करिए, इन दोनों का वर्ग करिए, 13 3 169, 14 3 196 और 169 196 जोड़िए, देखिए क्या 365 आता है, हाँ आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो एकदम बिल्कुल सही है। तो 13 और 14 हमारा जो दोनों क्रमागत पूर्णांक होंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके पहले आपको जितना पढ़ा है वो सब समझ में आया, चलिए समझ में आया तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, हमारे पास क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण क्या हो 90 अंश का। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं ऊंचाई और इसको बोलते हैं कर्ण। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। और ये कोण क्या है, थीटा है, और ये 90 डिग्री। एक कोण क्या हो, समकोण का। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज आपको बना दिया। ठीक है, अब क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कह रहा है कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई को h, आधार को b यानी बेस, ऊंचाई को h, बेस यानी आधार। कह रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से, ऊंचाई आधार से, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर का, अगर आधार हमारा 5 है, अगर आधार हमारा मान लेते हैं 15 है, तो ऊंचाई क्या होगी 7 सेंटीमीटर कम होगी। 7 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा, तो 15 - 7 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 8। अगर ये हमारा मान लेते हैं 16 है, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये मान लेते हैं हमारा 20 है, आधार 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 कम हो जाएगा, तो 20 - 7 हो जाएगा। अगर इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x है, तो ये x - 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें कि मतलब ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। अब ये चीज समझ में आई कैसे हुआ, मैंने आपको समझाया, समझाने का प्रयास किया कि अगर आधार मान लेते हैं x है, तो ऊंचाई x - 7 है, क्योंकि बोल रखा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। ऊंचाई जो है आधार से, आधार x मान लिया, से 7 कम है। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और कर्ण बोल रखा कितना 13 सेंटीमीटर है। बस इसी चीज को शब्दों में लिखना है। यहाँ पे देखिए, माना आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, आधार x है। ठीक है भाई, x है। समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो गया, x है। तो क्या हुआ, ऊंचाई क्या होगी, हम ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई x - 7 हो जाएगी। ठीक है, ऊंचाई क्या हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी। और कर्ण दे रखा है, तो हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है
जिसको दिया था पाइथागोरस ने, उसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां से लिखेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से। क्या थी पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। लंब मतलब ऊंचाई, ठीक है। बस इसी में वैल्यू रखनी है। आधार कितना दिया है? x है, तो x स्क्वायर। लंब कितना दिया है? x माइनस 7, इसका वर्ग हो जाएगा। कर्ण कितना दिया है? 13 का वर्ग। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, x माइनस 7 ऊंचाई है, ठीक। तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169 बराबर x स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 2 गुणे x गुणे 7, ठीक। क्लियर इतनी चीजें? अब क्या करेंगे? 169 बराबर 1x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर और यहाँ पे 7 गुणे 14 माइनस का 14x और प्लस का 49। इसको उठा के हम इस साइड लेके आते हैं, तो यहाँ पे 0 बचेगा बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x। इसको उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस प्लस 49 माइनस का 169 है। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है? एक मिनट चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, या इसको चाहे तो आप इस साइड भी लगा सकते हैं, ठीक। इसको इसमें से इसको घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x। 169 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा? और बड़ी संख्या का चिन्ह उतार लेंगे तो माइनस का। 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया तो 2 और यहाँ से 1, 120 बराबर 0। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 120 बराबर 0, ठीक। 2 से भाग लगाने पर, क्योंकि यहाँ भी 2, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, 2 से भाग लगाने पर। तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब क्या होगा? अब माइनस 60 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 60। और माइनस 7 को हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस 60 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर जो है हमारा माइनस का 7 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? सोचिए 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 सोचिए, ऐसी कौन सी संख्या होगी? इसका गुणनखंड कर लेते हैं 60 का, तो 2 30, 2 15, फिर 3 5। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? सोचिए। यहाँ से 2 दूना 4 और 15 चौका 60, 11 बचेगा, ये भी नहीं होगा। सोचिए सोचिए, चलिए देखिए, यहां से देखिए, यहां से हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 5 60। 2 दूना 4, 4 3 12 5 60। तो 2 दूना 4 3 12, 12 और 5। अब देखिए यहाँ से हम कैसे इसको अरेंज करते हैं। यहाँ से एक तरीका और एक ट्रिक है, इसको इस तरह से अरेंज करते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। तो अगर हम 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। और बड़ी संख्या का चिन्ह हमें क्या है? ऋणात्मक लेना, क्योंकि वही उतरेगा और इसको पॉजिटिव। अब देखिए गुणा करेंगे 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और इसका चिन्ह जो है नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और
जब इनको जोड़ेंगे तो हम जानते हैं असमान चिन्ह संख्या आपस में घट जाती हैं, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और बड़ी संख्या के चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। ठीक, अब यहां से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे x माइनस 12 और यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का 12 बराबर 0। ठीक, ये चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे x माइनस 12, यहाँ पे भी x माइनस 12, तो x माइनस 12 जो है यहाँ से कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे बचा x और यहाँ से प्लस का 5 बराबर 0। ठीक, फिर इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 12। एक तो हमें ये मिल गया और दूसरा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पे जो दूरी होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो आधार हमारा कितना हो गया, आधार हमारा क्या हो गया 12 और 12, और जब लंबाई हमारी क्या होगी, x की जगह हम 12 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5, तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 5, लंबाई कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, आगे लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेंगे x बराबर, यहाँ से लिखेंगे अतः आधार हमारा कितना हो जाएगा 12, तो लंबाई कितनी 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। इसमें ज़्यादा कुछ करना था नहीं, बस दिया था जो दिया था, बस उसी के बेस पे हमको पाइथागोरस प्रमेय यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन है नहीं उतना कठिन जितना आपको लग रहा है। ठीक है, और ये हमारा प्रश्नावली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हम दोहरा समीकरण मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। मतलब एक विशेष दिन यह देखा गया कि उस दिन जो बर्तन निर्माण हुए, जैसे मान लीजिए बर्तन निर्माण हुए आज x, आज जो है x बर्तन निर्माण हुए। ठीक है, आज जो है x बर्तन निर्माण हुए, और आज बर्तनों की संख्या जो है x निर्माण हुए, और एक बर्तन की कीमत जो है, आज बर्तनों की संख्या जो है x बनी है, आज दिन भर में x बर्तन बने हैं, और एक बर्तन की कीमत उसी में बोल रहा है कि प्रत्येक, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की कीमत, मतलब नग मतलब जो निर्माण किया जा रहा था, एक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक थी। तो हम मान लेते हैं क्या, बर्तनों की संख्या हमारी, बर्तनों की संख्या क्या थी x है। माना ये मार्कर बदल दीजिए, एक मिनट, तो माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या
बर्तनों की संख्या x है, ठीक है। किस दिन? उस दिन जिस दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? यहाँ पे बोल रहा है कि बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जिस दिन बर्तनों की संख्या x थी, बोला है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो बर्तनों की संख्या में क्या मान लिया x, तो निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? 2 गुने से 3 अधिक थी। ये चीज आपको समझ में आई कि एक लोग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो मान लिया हमने बर्तनों की संख्या क्या है? x है उस दिन, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत निकाल ली 2x + 3 है। अब क्या बोल रहा है कि यदि उसी दिन कुल निर्माण लागत, ये तो एक बर्तन की कीमत है, पूरे बर्तन की कीमत मतलब पूरा जो बर्तन बना उस दिन, जैसे एक बर्तन बना, एक मान लीजिए एक पेन है, एक मार्कर है, इसकी कीमत एक पूरे मतलब मान लीजिए इसकी कीमत क्या है? 1 रुपया है। पूरे दिन में अगर 100 मार्कर बना रहे हैं तो कितने कीमत हो जाएगी? 100 रुपया हो जाएगी। तो इसी तरह एक प्रत्येक मतलब एक नग की जो निर्माण लागत है 2x + 3 है, तो पूरे दिन में कितना बनेगा ये पूछ रहा है। तो पूरे दिन में कितना बनेगा? और यहाँ पे बोला है कि यदि उस दिन मतलब उस पूरे दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, और यहाँ पे पूरे दिन निर्माण लागत कितनी हमारी तरफ से बन रही है, मतलब एक दिन में जो बर्तनों की संख्या क्या है? एक x है, और एक बर्तन की कीमत क्या है? 2x + 3 है। तो पूरे दिन की बर्तन की कीमत क्या हो जाएगी? तो उस दिन कुल निर्माण लागत x × 2x + 3 हो जाएगी। x × 2x + 3 = 90 हो जाएगी। क्योंकि हम जो जैसे आप मान लीजिए एक दिन में एक पेंसिल बना रहे हैं, ठीक है, और पूरे दिन में जो है आप 10 पेंसिल बना रहे हैं, तो एक पेंसिल की कीमत जो है, एक पेंसिल की कीमत अगर 10 रुपया है, तो पूरे दिन में आप 10 पेंसिल बना रहे हैं, तो पूरे दिन की जो पेंसिल होगी, अब यहाँ पे एक पेंसिल की कीमत दी है और ये पूरे दिन में जो पेंसिल बन रहे हैं, तो ये पूरे दिन में पेंसिल बन रहे हैं और एक पेंसिल की कीमत दी है। तो आपसे पूछा जाए पूरे दिन की जो पेंसिल बनी उसकी कीमत क्या होगी, तो आप कहेंगे 10 × 10 100 रुपया होगी। तो सेम उसी तरह से पूरे दिन में जो बर्तन बना उसकी कीमत क्या होगी? x × 2x + 3 होगी। और यहाँ पे बोल रहा है कि 90 रुपए होगी, तो बराबर 90 कर दिया, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई कैसे हुआ? ये पॉइंट आपको कैसे हुआ समझ में आया कि x × 2x + 3 = 90, ये कैसे हुआ समझ में आया? बस अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर देना है। तो x का अगर अंदर गुणा कर देंगे तो 2x² + 3x = 90 हो जाएगा। अब इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे तो 2x² + 3x - 90 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 × 18 माइनस का 180 हो गया, और जोड़ने और घटाने में कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो क्या होगा, इसको तोड़ लेते हैं। 180 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 × 9 = 18, 45 और 3 15 3 5। देखिए हमको ऐसे अरेंज करना है कि जोड़ने और घटाने पे प्लस का 3 आना चाहिए। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 5 3 15, 12 और 15 आपको दिखाई दे रहा है शायद यहाँ पे। 12 और 15 मतलब 15 में से अगर 12 को घटाएंगे यहाँ से 15x - 12x - 90 = 0 और 2x² + में, ठीक। ये चीज आपको समझ में आई?
अब आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15 में से 12 घटाएंगे तो 3x और गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। और कैसे वो मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दिया है। अब यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का 15x है, तो दो तो कॉमन है नहीं, x देखिए x दोनों जगह कॉमन है, तो x यहाँ पे बचा 2x प्लस का 15। और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए माइनस का 6 कॉमन है, माइनस का 6, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 15 छक्का 90, यहाँ पे 15 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से 2x प्लस 15 कॉमन है, आप दिखाई दे रहा होगा 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। क्लियर है इतनी चीजें। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से देखिए 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 15, तो x बराबर माइनस 15 बटे 2। अब इसको कर लेते हैं, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब कोई संख्या है, तो संख्या इस रूप में तो आएगी नहीं, क्योंकि बर्तनों की संख्या है तो इसको हम नहीं लेंगे, तो x बराबर 6 क्या हो जाएगी, हमारी बर्तनों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमें मान रखा उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है, x है, तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। अतः उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 6 होगी। और कीमत क्या होगी, तो एक नग की कीमत, तो एक नग की कीमत, एक नग की कीमत क्या होगी, हमने क्या मांगा था 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे 6 प्लस 3, तो कितना हो 6 3 12 3 15 रुपया होगी एक नग की कीमत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारा जो प्रश्नावली 4 समूह कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आएगा, और हर एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में तोड़ के समझाया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।